गुड इवनिंग मेरे दोस्त, मैं विवेक सिंह वन स्टेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे दोस्त, कल के वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उम्मीद करते हैं कि आज का जो वीडियो है इसको भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा। मेरे दोस्त, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जो टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और आज हम जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे उस टॉपिक का नाम है भारत का राज्य क्षेत्र। तो आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक के मुद्दे पर, जिस टॉपिक का नाम होगा भारत का राज्य। मेरे दोस्त, आपको बता देना चाहते हैं कि भारत और उसका राज्य क्षेत्र, इसकी चर्चा संविधान के भाग 1 में किया गया है। इसकी चर्चा संविधान के किस भाग में? भाग 1। आपको बता देना चाहते हैं कि भले ही आपको कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ याद हो या ना हो, पहला भाग, पहला आर्टिकल, पहला अनुसूची जरूर याद होना चाहिए। आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, भारत और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा संविधान के किस भाग में? तो भाग 1। और इसकी चर्चा आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक में की गई है। फिर से, किस भाग में चर्चा है? 1। किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है? तो 1 से लेके 4 तक के आर्टिकल में। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या कहता है? तो मेरे दोस्त, आर्टिकल 1 में कहता है कि भारत अर्थात इंडिया, इसमें 2 नाम आता है, एक भारत और एक इंडिया। इससे हम लोग ये समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 नामों का उल्लेख है, एक भारत और एक इंडिया। बाकी किसी नाम का हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है, यानी संवैधानिक रूप से 2 नाम, भारत अर्थात इंडिया। तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। मेरे दोस्त, यहाँ एक शब्द का उपयोग करता है कि भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। देखिए, राज्यों के संघ के लिए यहाँ एक शब्द का यूज हुआ है जिसे यूनियन कहते हैं। यहाँ एक शब्द का यूज होता है जिसे यूनियन, यानी भारत यूनियन ऑफ द स्टेट। जबकि एक शब्द का आप लोगों ने नाम सुना होगा, फेडरेशन। अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए कि यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर है। तो देखिए, यूनियन का मतलब होता है कि भारत एक राज्यों का संघ है तथा भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग हो नहीं सकते, यानी किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। जबकि यहाँ एक शब्द है फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है? ये जो फेडरेशन है ये अमेरिका जैसे देशों में है। यहाँ संघ से राज्य अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। अगर आपको पूछेगा फेडरेशन है कि यूनियन है, तो आपका ये क्या है? यूनियन। ये नोट में राज्य संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। अब हम बात करेंगे कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से चीज आएंगे। तो देखिए, राज्य क्षेत्र के अंतर्गत तो पहला आएगा राज्य, दूसरा आएगा संघ और तीसरा आएगा अर्जित क्षेत्र, यानी भारत द्वारा कोई क्षेत्र अर्जित किया हो, उनको हम भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल 1 आपको समझ में आया होगा। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 2। देखिए, आर्टिकल 2 क्या कहता है कि संघ में नए राज्यों का प्रवेश। अगर हमारे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी नए राज्यों का प्रवेश करना है, यानी मान के चलिए ये हमारा पूरा का पूरा भारत का क्षेत्र है और इस भारत के क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र मिलाना है, इस भारत के क्षेत्र में कोई नया क्षेत्र, यानी इससे बाहर का कोई क्षेत्र अगर इसमें मिलाना है, तो उसके लिए आर्टिकल 2 में चर्चा किया गया है कि इसको प्रवेश कराने का अधिकार किसे है? संसद को। प्रवेश कराने का अधिकार किसे है? संसद को। यानी संघ में नए राज्यों का प्रवेश करने का अधिकार किसे है? संसद को। बात समझ में आए? अब देखिए, यहाँ एक आर्टिकल का यूज जो है आर्टिकल 2 है, जिसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद आपको करेंगे। अब आइए बात करते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 2 क्या कहा? आर्टिकल 2 कहा कि एक तो हमारा राज्य क्षेत्र है और उस क्षेत्र में कोई बाहरी क्षेत्र अगर मिलाना है उसके लिए आर्टिकल 2। लेकिन आर्टिकल 2 क्या कहता है? हमारे राज्य के अंदर की बात करता है, हमारे भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर की बात करता है। जैसे भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किस राज्य का नाम, उसकी सीमा तथा उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? संसद को। भारत के किसी राज्य का नाम,
सीमा तथा उसके क्षेत्र को परिवर्तन करने का अधिकार किसे है? संसद को। मेरे दोस्त, लेकिन इसके लिए कुछ प्रावधान है कि अगर किसी भी राज्य का नाम, सीमा तथा क्षेत्र में अगर संसद परिवर्तन करता है तो उससे पूर्व ये सूचना राष्ट्रपति को देना होगा। ये सूचना किससे देना होगा? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति का काम क्या है कि अगर किसी भी राज्य का नाम, सीमा और क्षेत्र में अगर परिवर्तन करना है तो उस राज्य से संबंधित जो विधानमंडल होगा उससे अनुमति लेना होगा। लेकिन उस अनुमति को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मान के चलिए अगर बिहार का नाम बदलना है तो नाम को बदलने का काम कौन करेगी? संसद। लेकिन राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगी कि हम बिहार का नाम बदल रहे हैं, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? विधानमंडल में इस बात को सूचित करेगा कि हम बिहार का नाम बदलने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार की सहमति लेनी आवश्यक है। सहमति दे या नहीं दे, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ऐसी परंपरा रही है कि एक बार परामर्श लेना पड़ता है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा 2014 में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अलग करने की बात चल रही थी। इसके लिए संसद में इस बात का मुद्दा रखा गया, राष्ट्रपति को सूचित किया गया। राष्ट्रपति ने संबंधित राज्य के विधानमंडल में इस प्रस्ताव को रखा, लेकिन वहां के विधानमंडल से एक प्रस्ताव पारित हुआ कि ये दोनों अलग नहीं हो सकते। लेकिन ये आपके सामने है, बोलिए आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग हुआ कि नहीं? ये नहीं प्रावधान है पूछने का, लेकिन मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होगा। और आइए सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल या 2 और 3, आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई भी परिवर्तन होता है, आर्टिकल 2 और 3 में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो ये जो परिवर्तन होगा आर्टिकल 368 से बाहर होगा। अब आप पूछेंगे 368 में क्या होगा? तो 368 में संविधान संशोधन की चर्चा की जाती है। कहा जाता है कि इसके नाम परिवर्तन या किसी नए राज्यों का हमारे देश में प्रवेश करने का जो अधिकार है संसद को है, और इसमें बिल्कुल ही साधारण बहुमत से इन सारे कामों को किया जाता है, बिल्कुल साधारण बहुमत से। इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया नहीं होती है। अतः कहा गया है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो इसके लिए 360 का उपयोग, 368 का उपयोग नहीं होगा, यानी इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन मेरे दोस्त, आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आर्टिकल 2A क्या है? आर्टिकल 2A क्या है? आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये जो सिक्किम को भारत में मिलाया गया है, इसके लिए हम एक संशोधन लेके आए, 35वां संविधान संशोधन 1974। ये क्या है? आपने तो कहा कि 2 और 3 में अगर कोई परिवर्तन होता है तो ये 368 से बाहर है, लेकिन आखिर ये क्या है? तो मेरे दोस्त आपको बता देना चाहते हैं, ये सिक्किम को मिलाने के लिए ये संशोधन नहीं किया। देखिए आपको बता चुके हैं कि राज्य क्षेत्र के अंतर्गत 3 चीज है, एक राज्य, एक संघ और एक अर्जित क्षेत्र। लेकिन एक नया चीज बनाया गया सिक्किम को, इसको कहा गया कि यह भारत का एक सह राज्य है, भारत का सह राज्य। एक नया चीज दिया गया, एक नया क्षेत्र दिया गया, जैसे राज्य है, संघ है, अर्जित क्षेत्र, इसमें एक नया चीज जोड़ा गया जिसे हम क्या कहेंगे? सह राज्य। तो सिक्किम को सह राज्य बनाने के लिए एक संशोधन लाया गया, 35वां संविधान संशोधन 1974, जिसकी चर्चा आर्टिकल 2A में है। लेकिन फिर इस सह राज्य को खत्म करके इसे पूर्ण राज्य बना दिया गया, और पूर्ण राज्य बनाने के लिए एक संशोधन हुआ, 36वां संशोधन 1974। तो मेरे दोस्त, ये प्रवेश कराने के लिए संशोधन नहीं हुआ, बल्कि इसको सह राज्य बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ा? संशोधन। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आइए देखते हैं आर्टिकल 1। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यानी भारत का कोई भी क्षेत्र या कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता है। 2 क्या कहता है? हम लोग का जो राज्य क्षेत्र है, अगर किसी बाहरी राज्य का प्रवेश अगर इसमें करना है तो संसद करेगी, इसकी चर्चा किसमें है? 2। 3 क्या कहता है कि हमारे ही अंदर कोई राज्य है, उसका नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन करना है तो ये अधिकार किसे है? संसद को। लेकिन एक बात,
संबंधित राज्य के विधानमंडल से परामर्श लेना अनिवार्य है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। लेकिन मेरे दोस्त, अब हम बात करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे हमारे यहाँ देशी रियासत थी, उन देशी रियासतों का किस तरह से पुनर्गठन किया गया। तो आइए हम देखते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया। आपको पता होना चाहिए कि आजादी के समय हमारे देश में कुल 552 से अधिक देशी रियासत थी। कुल कितनी देशी रियासत? 552 से अधिक छोटे छोटे शासक हुआ करते थे जिन्हें देशी रियासत कहा जाता था। कुल कितने थे? 552। लेकिन एक बहुत ही महान व्यक्ति थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक काम सौंपा गया कि जितना भी देशी रियासत है सबको भारत में मिला लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी से इस काम को निभाया और जितनी भी देशी रियासत थे सारे देशी रियासत को भारत में मिला लिया। लेकिन मात्र 3 ऐसा देशी रियासत थे जो भारत में किसी भी पूर्वक मिलना नहीं चाह रहे थे। जिन 3 देशी रियासत में पहला नाम आता है जम्मू कश्मीर, दूसरा नाम आता है जूनागढ़ और तीसरा नाम आता है हैदराबाद। ये जो 3 देशी रियासत थी ये किसी भी तरह से भारत में मिलना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी इन्हें मिलाया गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस राज्य को किस तरीके से भारत में मिलाया गया? तो देखिए, जम्मू कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था हरि सिंह। हरि सिंह से विलय पत्र पे हस्ताक्षर के द्वारा जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया, यानी भारत में मिला दिया गया। जबकि आपसे पूछेगा जूनागढ़, तो ज से जूनागढ़ को ज से जनमत संग्रह द्वारा मिलाया गया। देखिए, जनमत संग्रह क्या होता है? जन का मतलब लोग, मत का मतलब वोटिंग। लोग का वोटिंग कराया जाता है, आप लोग किधर रहना पसंद करेंगे, क्या आप भारत में रहना पसंद करेंगे या पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे, यानी इसे कहते हैं जनमत संग्रह। तो जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ को, जबकि एक बचा था हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा भारत में मिलाया गया। कहा जाता है कि हैदराबाद को मिलाने के लिए जो पुलिस कार्रवाई हुई थी उसे हम ऑपरेशन पोलो के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ऑपरेशन पोलो। तो फिर से कुल देशी रियासत की संख्या 552 से अधिक, सारी की सारी देशी रियासत मिल चुकी थी, लेकिन 3 देशी रियासत भारत में मिलना नहीं चाह रही थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद। जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से, जूनागढ़ जनमत संग्रह, जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा मिलाया गया। मेरे दोस्त, इन सारे देशी रियासत को भारत में मिला के भारत को 4 वर्गों में बांटा गया। भारत के क्षेत्रों को 4 वर्गों में बांटा गया, ए, बी, सी और डी, यानी पूरे क्षेत्र को 4 वर्ग क्षेत्र में बांटा गया, ए, बी, सी और डी। तो आइए बात करते हैं पुनर्गठन से संबंधित। हमारे यहाँ बहुत सारे आयोग का गठन किया गया। तो इसमें सबसे पहले एक आयोग का नाम आता है जिसका नाम है धर आयोग। ध्यान रखिएगा, पहली बार में एक आयोग का गठन किया गया पुनर्गठन से संबंधित, जिस आयोग का नाम क्या था? धर आयोग। इस धर आयोग का गठन हुआ था जून 1948। धर आयोग का गठन कब हुआ था? जून 1948। इसके अध्यक्ष थे एस.के. धर, जो न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। धर आयोग की गठन जून 1948। अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। आखिर इनका गठन क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए गठन हुआ कि एक राय दिया गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो सकता है। तब इस आयोग की रिपोर्ट आई कि नहीं, भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर किया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि धर आयोग ने क्या भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की, क्या इसमें सहमति दी? तो नहीं, या किसी भी तरह से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के खिलाफ थी। इसने कहा कि जब भी गठन होना चाहिए प्रशासनिक आधार पर, कोई दिक्कत। इसके बाद एक और समिति की गठन की गई जिसे हम कहते हैं JBP समिति। इस समिति का गठन दिसंबर 1948 में किया गया। इस समिति का गठन कब किया गया? दिसंबर 1948। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं इसका नाम JBP समिति क्यों रखा गया। तो देखिए, ये 3 सदस्यीय समिति थी। एक व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से वल्लभ भाई पटेल
और पी से पट्टाभी सीतारमैया। 3 सदस्यीय समिति थी जिसका गठन दिसंबर 1948। कहा जाता है कि ये समिति भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के खिलाफ थी, लेकिन उस समय एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था। जैसे हम लोग का जो क्षेत्र था मद्रास और जो तेलंगाना का क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, उसको बांटने की बात हो रही थी। कहा जा रहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन मद्रास के निचले हिस्सों में मद्रासी बोला जाता है, मराठी बोला जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के क्षेत्रों में तेलुगु बोला जाता था। इसी को लेकर एक आंदोलन हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। एक आंदोलनकारी थे जिसका नाम था पोटी श्री राम लुल्लू। नाम बिल्कुल याद रखना है, पोटी श्री राम लुल्लू। इन्होंने एक आंदोलन किया और कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। और ये आंदोलन इस कदर फैल चुका था कि कहा जाता है कि पोटी श्री राम लुल्लू की इस आंदोलन में 56 दिनों की भूख हड़ताल से इनकी क्या हो गई, मौत हो गई। और जैसे ही इनकी मौत हुई, इनकी मौत होने के बाद ये आंदोलन इतना तेजी से फैल चुका था, आंदोलन इतना तेजी से फैल चुका था कि अंततः लोगों को विवश होकर 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर पहला राज्य घोषित करना पड़ा। तो मेरे दोस्त, आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य किसे घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश। कब घोषित किया गया? तो 1 अक्टूबर 1953। कोई दिक्कत? पहला आयोग धार आयोग, भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की नहीं। दूसरी ये भी बात नहीं की, लेकिन इसी में श्री राम लल्लू की मृत्यु होने के पश्चात भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। एक और समिति का गठन किया गया जिसे हम लोग फजल अली आयोग कहते हैं, यानी इसके अध्यक्ष थे कौन? फजल अली आयोग। इसका गठन दिसंबर 1953 में किया गया। हालांकि इसका रिपोर्ट आया था 1955 में। कहा जाता है कि यह भी 3 सदस्यीय संगठन था, 3 सदस्यीय आयोग था, जिसमें एक तो फजल अली थे, दूसरा थे के.एस. पनिकर। नाम याद रखिएगा, फजल अली अध्यक्ष, दूसरा के.एस. पनिकर और तीसरा थे एच.एन. कुंजरू। तीसरा कौन थे? एच.एन. कुंजरू। और इसी आयोग की सिफारिश द्वारा कहा गया कि जितने भी हमारे देशी रियासत का एकीकरण हुआ था और ए, बी, सी और डी जैसा राज्य बनाया गया था, इन सारे ए, बी, सी, डी वर्ग वाले राज्यों को खत्म करके हम लोग नए राज्यों का गठन करें। हालांकि इनकी रिपोर्ट आई थी 1955 में और कहा गया 1 नवंबर 1956 को ये घोषित किया गया कि भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। तो आपसे पूछ सकता है कि किस आयोग की सिफारिश पर भारत में 14 राज्य तथा 6 शासित क्षेत्रों का गठन किया गया? तो फजल अली आयोग, 3 सदस्यीय आयोग था। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको भली भांति समझ में आया होगा। फिर से आर्टिकल 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 अगर किसी बाहरी क्षेत्र का भारत में प्रवेश करना है तो यह अधिकार किसे है? संसद को। आर्टिकल 3 भारत के अंदर किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को। 4 में क्या कहता है कि 2 और 3 में अगर कोई भी परिवर्तन होगा तो वह 365 से बाहर होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।